Today we are starting with chapter 8 motion, topic acceleration. It is the rate of change of velocity of the body with time. यानी कि velocity कितनी change हो रही है with respect to time. इसका मतलब अगर मुझे ये जानना है कि 1 घंटे बाद velocity कितनी है, 1 घंटे पहले अगर सपोज 50 थी, 50 मीटर्स पर सेकेंड थी, आज अभी मेरी 1 घंटे बाद अगर मेरी वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड है तो मैं क्या करूँगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी और टाइम से डिवाइड कर दूँगी। टाइम है मेरा 1 घंटा। उसी तरह से जैसे अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे वेट में कितना चेंज आया तो मैं कोई भी चेंज कैसे कैलकुलेट करती हूँ, जो प्रेजेंट है चेंज वेट उसमें से पुराना वाला वेट माइनस करके। सपोज मैं कहती हूँ आज मेरा वेट है लेट्स से 50 kg, कल था 49 kg, तो एक दिन के अंदर कितना चेंज आया, 50 माइनस 49 दैट इज 1 kg का चेंज आया इन 1 डे। इस तरह से हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करते हैं कि फाइनली जो वेलोसिटी की वैल्यू थी और इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी की जो वैल्यू थी, उन दोनों का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें और टाइम से डिवाइड करें वी विल बी एबल टू गेट एक्सेलरेशन। तो हम ये पता लगा पाएंगे कि वेलोसिटी कितने रेट से चेंज हो रही है। व्हेन वी राइट इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, हम इसको लिखते हैं a राइट डिपिक्ट्स हियर एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइम टेकन इज t। नाउ लेट अस कम टू इट्स SI यूनिट। एक्सेलरेशन की SI यूनिट होगी हमारी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या होगी। सपोज मैं कहती हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी थी 40 मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल है 50 मीटर्स, ये है तुम्हारा लेट्स से 60 सेकेंड्स की बात है। एक सेकेंड के अंदर वेलोसिटी 40 से 50 हो गई, तो ऊपर यूनिट क्या आ रही है, मीटर्स पर सेकेंड, नीचे भी क्या है, सेकेंड्स। तो यूनिट की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा आंसर आएगा 10/60 यानी कि 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक ये वाला जो सेकेंड है, अगर मैं इसको भी डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो नीचे क्या बचता है, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। क्यों होगी डायरेक्शन? क्योंकि ये एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है किस पे, वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें स्पेसिफाइड होंगी। नेक्स्ट थिंग, acceleration can be positive, it can be negative, or even it can be zero. Now let's see how these happen. Suppose करते हैं कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती जा रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब पहले घंटे में भी वेलोसिटी सेम थी, दूसरे घंटे में भी वेलोसिटी सेम थी, तीसरे घंटे में भी वेलोसिटी सेम थी, और वो सेम डायरेक्शन इसलिए स्पेसिफाई किया है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो ना ही तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा वेलोसिटी का, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही वेलोसिटी की। तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर मूव कर रही है तो क्या होगा, चेंज तो है, जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो जीरो होगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं कि लेट्स से कि पहले घंटे में जो या इनिशियली जब हमने कार को चलाया तो वेलोसिटी हमारी थी लेट्स से 40 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरे घंटे बाद भी वेलोसिटी हमारी हुई 40 मीटर्स पर सेकेंड। तीसरे घंटे में भी वेलोसिटी हमारी हुई 40 मीटर्स पर सेकेंड। सपोज ये 2 घंटे बाद 2 घंटे से ट्रैवल किया और ये रुका, तो फाइनल वेलोसिटी ये हुई, इनिशियल वेलोसिटी ये हुई। तो चेंज क्या हुआ वेलोसिटी में, चेंज क्या मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 40 माइनस 40 0, यानी ऊपर आ गया 0/t, सो एक्सेलरेशन होगी हमारी 0। तो हम याद रखेंगे
जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन हमारी 0 होगी। When velocity increases with time, यानी कि सपोज पहले घंटे में 40 थी, फिर हमारी 60 हो गई, फिर हमारी लेट्स से 65 मीटर्स पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। तो अब इनिशियल है 40, फाइनल है 65। जब भी हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ी होगी तब हमारी एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगी। जैसे यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 65 फाइनल है, 40 इनिशियल है, तो 65 माइनस 40 आंसर पॉजिटिव आएगा अपॉन 1r, या फिर उसको सेकेंड्स में चेंज करेंगे, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। फिर हम देखते हैं लेकिन जब अगर v डिक्रीज हो रहा है, v डिक्रीज हो रहा है मतलब मान लेते हैं पहले हमारा v था लेट्स से 60, फिर हुआ 40, फिर हुआ 35 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी फाइनल वाली कम होती जा रही है। इनिशियल 60 है, फाइनल हमारी 35 है, तो ऊपर क्या होगा 35, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं तो 35 माइनस 16, तो ऊपर नेगेटिव आंसर आएगा। दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन इज आल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव। One more thing we have to remember, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो हम उसको एक नई टर्म से डिफाइन करते हैं, दैट इज रिटार्डेशन। Whenever acceleration is negative, we say that the body is in a retarded motion, या there is retarded kind of change in velocity. इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होगा, सपोज कोई बॉडी वर्टिकली हमने थ्रो किया अपवर्ड्स। वर्टिकली मतलब दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्शन सीधी सीधी 90 डिग्री है और ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के अपोजिटली मूव करती है और उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे 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 करके कम होती चली जाती है। तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है। सेम इज विद द केस एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक। हम गाड़ी हमारी अच्छी खासी स्पीड से चल रही थी और वेलोसिटी भी हमने अच्छी खासी पकड़ी हुई थी। क्या हुआ, हमने एकदम से ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हुआ, वेलोसिटी बिल्कुल जो फाइनल वाली है वो 0 हो जाएगी, यानी कि वो कम हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से। सो फिर से क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जब ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सेलरेशन फिर से हमारी नेगेटिव आएगी। Now we will study about graphical representation of motion. The first type of graph that we are studying is the distance time graph. We will study through a graph about various relationships between distance covered and the time taken by a body. First case, when the body is at rest. See, if a body is at rest, matlab it is not moving, so it is not covering any distance further. Suppose what इनिशियल पॉइंट ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है, 10 तक वो चलती रही 10 किलोमीटर या 10 मीटर जब उसने कवर कर लिया उसके बाद वो जाकर रुक गई मतलब उसके बाद पहले घंटे में भी या पहले सेकंड में भी जो है डिस्टेंस है 10, दूसरे सेकंड में भी डिस्टेंस है 10, तीसरे सेकंड में भी डिस्टेंस है 10। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा। So whenever a body is at rest, we will say that the distance time graph is always a straight line parallel to the x-axis. Time graph would be a straight line parallel to x-axis or the time axis. Right? तो हमें ये याद रखना है, रेस्ट पे डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता, टाइम इंक्रीज हो जाता है और लाइन हमारी एक पैरेलल आ जाती है टाइम एक्सिस। व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि जितना जितना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बढ़ रहा है उतना ही हमारा डिस्टेंस भी इक्वली बढ़ रहा है। यानी यहाँ हमने लिया अगर कि टाइम जब 0 था तो डिस्टेंस भी 0 कवर किया। लेट्स प्लॉट, टाइम अगर 1 है डिस्टेंस उसने कवर किया 20, सेकेंड अगर टाइम 2 सेकेंड है तो उसने डिस्टेंस कवर किया 40,
टाइम 3 सेकेंड्स है, उसने डिस्टेंस कवर किया 60, देन 80. So if we try to join and extend the line, we will get a straight line sloping upwards. Straight line sloping is important upwards. So whenever a body is moving in a uniform motion, always you will get the graph in this manner. The graph will, let's say it is OR line, is a slope which is straight and moving upwards. One more case we have to consider here. अभी ये तो एक बॉडी का ग्राफ था. सपोज ऐसे में ही मैं कोई और बॉडी का भी ग्राफ बनाती हूँ. लेट्स से पहले सेकेंड में वो 40 पे था, दूसरे सेकेंड में वो 80 पे था, तीसरे सेकेंड में वो उससे ऊपर चला गया और उसने 20 कवर कर लिया 120 पे. सपोज ये बॉडी बी का ग्राफ है, ये बॉडी ए का ग्राफ है. यही मैंने और इनिशियल से इसको जोड़ दिया. यही चीज मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया. कैसे कि एक बॉडी का ग्राफ ये आ रहा है जो यूनिफॉर्म मोशन में थी, दूसरे बॉडी का ग्राफ ये आ रहा है जो यूनिफॉर्म मोशन में थी. तो अगर बी बॉडी का ग्राफ हायर है बॉडी ए से, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि B की वेलोसिटी हमेशा A की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी. Let's talk of case 3. When body is in non-uniform motion. Non-uniform motion यानी कि टाइम इक्वल इंटरवल से बढ़ रहा है but distance unequal interval, unequal amount से बढ़ रहा है. So let us try to plot. 0 जब टाइम था तो डिस्टेंस भी 0 था. This is distance, this is time. जब 1 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस उसने 5 कवर कर लिया. 2 सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस कवर कर लिया लेकिन 20. थर्ड सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 30. तो ये एक जो ग्राफ आएगा तुम्हारा वो स्ट्रेट नहीं होगा, वो होगा एक कर्व्ड फॉर्म में. इस तरह से कर्व्ड ग्राफ तुमको एक मिलेगा. सो व्हेनेवर द ग्राफ इज कर्व्ड अपवर्ड्स, then we say the body is moving in a non-uniform motion, or vice versa we can say whenever a body is moving in a non-uniform motion, its distance time graph will always be a curved line facing upwards. Now we will study about velocity time graph. That is on one axis, that is on the y-axis I have considered velocity, and on the x-axis I have taken time. Case 1. When body is moving with a uniform velocity. Uniform velocity का मतलब क्या है कि पहले सेकेंड में भी उसकी वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड थी, फिर अगले एक सेकेंड में भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड थी, नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड थी. तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे कि फर्स्ट सेकेंड में 10 थी, सेकेंड सेकेंड में भी 10 थी, थर्ड सेकेंड में भी 10 थी, और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो we will get a line again. The graph will be a line parallel to the x-axis or the time axis, जैसे हमारा distance time graph के अंदर आ रहा था जब बॉडी रेस्ट पे थी. लेकिन हमें दोनों ग्राफ्स में कंफ्यूज नहीं होना है. जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो बॉडी हमारी रेस्ट पे होती है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा बढ़ ही नहीं रहा, 10 का 10 ही है, चाहे टाइम 1 है 2 है 3 है कुछ भी है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही पर कांस्टेंट तो है. पहले सेकेंड में भी ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है यानी स्पीड से चल रहा है. सेकेंड वाले सेकेंड में भी वो 10 मीटर्स पर सेकेंड से चल रहा है. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. यहाँ पे बॉडी मोशन में ही है लेकिन हर सेकेंड उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है यानी कि सेम है. यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे थी इसीलिए वो ऐसी लाइन पैरेलल आ रही थी. तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे. नाउ लेट अस कंसीडर, is this velocity time graph, can it be used to find some more values like displacement?
कैसे मुझे पता डिस्प्लेसमेंट मैं निकाल सकती हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमें इस ग्राफ से दिखता है। तो हम याद रखेंगे कि जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी हो हम ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे? सपोज मैं कह रही हूँ कि मुझे निकालना है, अभी लेट्स से बॉडी है पॉइंट बी पर, ठीक है, पॉइंट बी से पॉइंट लेट्स से सी तक, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक इन 2 सेकंड्स के अंदर जब 1 से 2 ट्रैवल हुआ, 2 से 3 ट्रैवल हुआ, तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया। सो वी विल रिमेंबर अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ the displacement can be calculated or the value of displacement will be the area under the graph। मतलब अगर मुझे B से C तक निकालना है कि क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी तो मैं बोलूंगी BC। ये क्या बन गया? किसी किसी केस में ये रेक्टेंगल बनेगा, किसी केस में ये स्क्वायर बनेगा। अभी हम देखें तो हमारा यहाँ पे जो है टाइम, इसको भी मार्क कर लेते हैं, इसको पॉइंट डी मार्क कर लेते हैं। तो इस फिगर ये भी जो क्वाड्रिलेटरल है इट इज अ रेक्टेंगल, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एबीसीडी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम बी टू सी। क्या तरीका है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का? डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे? जहां से जो आपका इनिशियल पॉइंट है, जो आपका फाइनल पॉइंट है, उससे आप डॉटेड लाइंस नीचे बना दोगे पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये टाइम एक्सिस को मीट करेगी और ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल देगी। इस केस में क्वाड्रिलेटरल आ रहा है रेक्टेंगल। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है इसकी? एक्चुअली ये AB और ब्रेथ है, चाहे BC मान लो चाहे AD मान लो। तो अगर हमें वैल्यूज गिवन होंगी तो हम सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे कि AB 20 है, ये 10 है, तो 20 into 10 मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू केस 2। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जब टाइम 0 था तो बॉडी भी 0 वेलोसिटी पे थी, जब टाइम 1 हो गया तो 10 हो गई, टाइम 2 हो गया 20 हो गई, 30 हो गई। तो ग्राफ कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट स्लोपिंग अपवर्ड्स। तो हम ये याद रखेंगे कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन इक्वली चेंज हो रही है। हर सेकेंड में वो 10 मीटर्स पर सेकेंड से ही चेंज हो रही है। तो इसलिए जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो ग्राफ की जो शेप होती है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स। व्हेन वी टॉक ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो इसमें हम याद रखेंगे इट इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन फेसिंग अपवर्ड्स। So all these things you have to remember. Let us start with some numericals based on graphical representation of motion. We are given a speed time graph. Speed represents the velocity in meters per second and time in second. We have to tell what type of motion is represented by OP. This is point O, this is A. So we can see a slope which is straight facing upwards. So it is uniformly accelerated motion. Now from A to B you can see it is a straight line parallel to the time axis. So for a VT graph, a straight line parallel to the x-axis represent that acceleration is 0, or you can even say it is uniformly, it is having a uniform velocity. C part, from B to C, it is moving from B to C in the downward direction. So you can say here also it is uniform acceleration but it is negative acceleration. B से C downward sloping
लाइन आ रही है. सो यू कैन से इट यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन. जब भी हमें एक्सेलरेशन नेगेटिव यूज करनी होती है तो हम वर्ड करते हैं यूज रिटार्डेशन. कैलकुलेट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करें, कहाँ पे एक्चुअली हो रही है. इस क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रही. हो कहाँ रही है एक्सेलरेशन? O से A तक. So acceleration in O to A can be calculated by using formula A is equal to V minus U upon V. अब O तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, A तुम्हारा फाइनल पॉइंट है. तो O पे जो भी वेलोसिटी होगी वो होगी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी और A फाइनल पॉइंट है, इस पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी. तो देखते हैं A पे क्या वेलोसिटी है 6. O पे क्या वेलोसिटी है, देखो O को यहाँ वेलोसिटी वाली साइड इस साइड देखेंगे, O पे क्या वेलोसिटी है 0. सो फाइनल इज नाउ 6 meters per second, इनिशियल इज 0 एंड टाइम टेकन A से B सॉरी O से A तक कितना टाइम लगा, 0 से लेकर 4 सेकेंड्स. यानी कितना टाइम लगा 4 minus 0 यानी कि 4 सेकेंड. 6/4 तो हमारी एक्सेलरेशन आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट आने. बी है हमारा रिटार्डेशन. अब रिटार्डेशन हो कहाँ रही है B to C में. तो कैलकुलेट करते हैं B to C में क्या वैल्यू आ रही है रिटार्डेशन की. फॉर्मूला सेम लगाएंगे लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा. B तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, इस टाइम पे वेलोसिटी 6 है तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैंने 6 लगाया. C तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 16 पे आ रहा है. इसके सामने देखो क्या वेलोसिटी आ रही है 0. तो 0 हो गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी. टाइम टेकन क्या होगा, B पे जब बॉडी थी तो टाइम क्या था 10. C पे जब बॉडी है तो टाइम है 16. तो टाइम 16 नहीं लेंगे, टाइम होगा 16 minus 10. फाइनली वहाँ जहाँ पर बॉडी है वो टाइम माइनस जो इनिशियल जहाँ पर बॉडी है वो टाइम. -6 upon 6 that is -1 meter per second square is your answer for me. Distance traveled from A to B कैसे हम निकाले. Distance can be calculated from A to B as the area under the graph. कैसे मैंने बताया था A और B को नीचे ज्वाइन कर दो, ये तुम्हारा बन गया रेक्टेंगल EDA. तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDEA. क्या होता है L इंटू B. L क्या है हमारा यहाँ पर, इसको लेंथ मान लेते हैं 0 से लेकर 6 तक, 6 तुम्हारा लेंथ हुआ. ब्रेथ मान लेते हैं ये 4 से लेकर 10 तक, तो 4 नहीं लिखेंगे और 10 भी नहीं लिखेंगे. कितने यूनिट्स हैं देखो 1 2 3, ऐसे देखना है ग्राफ में तो 3 यूनिट्स लग रहे हैं, लेकिन 4 से लेकर 10 तक टाइम कितना हुआ 10 - 4 यानी कि फिर से 6 सेकेंड्स. तो 36 meters is the distance from A to B. This is how we solve all the numericals.